डेट क्या है? डेट 20। हेलो हेलो, और क्या लिखता हूँ? इतना ही लिखता हूँ और कुछ लिखते ही सेवन 666 आगे क्या है? 561701। ठीक है, लिखना बंद। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंस से हमको मालूम है। सपोज मैं सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, मेरे लिए मोस्ट वैल्यूएबल असेट ह्यूमन रिसोर्स है। कंप्यूटर थोड़ी है, ह्यूमन रिसोर्स है। हम चाहते हैं हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉई टिके रहे, रिटेन रहे, तो हम उनको लालच देना चाहते हैं। क्या लालच देना चाहते हैं? यदि तुम हमारी कंपनी में 3 साल काम करो, यदि हमारी कंपनी में 3 साल काम करो, तो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हम आपको शेयर्स सस्ते भाव में देंगे। समझो आज मार्केट प्राइस चल रहा है हमारी कंपनी का 150 रुपया, तो हम आपको सिर्फ 30 रुपीज में शेयर्स देंगे, आपको 120 रुपए का फायदा करवाएंगे। लेकिन ये शेयर्स देंगे कब? 3 साल काम किया तो, वरना नहीं। पगार तो अच्छा देंगे ही देंगे, ये एक्स्ट्रा में है तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। सपोज 3 साल पूरा हो गया, पर शेयर मार्केट में भाव 500 रुपया चलता है, 500, तो एम्प्लॉय को तो लॉटरी लग गई ना। कैसे? हम तो उसको 120 रुपए में एग्रीड प्राइस पर देंगे। सॉरी 120 क्या, हम तो उसे 30 रुपीज में देंगे। वो प्राइस को क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस, शेयर खरीदने की प्राइस। एम्प्लॉय शेयर्स ले लेगा, शेयर बाजार में भाव हो गया 20 रुपया, तो 20, तो क्या एम्प्लॉय शेयर खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, बोलेगा 30 रुपए में कौन खरीदेगा, शेयर बाजार में भाव 20 हो गया। दैट मीन्स एम्प्लॉय को क्या है, शेयर खरीदना कंपल्सन है? नहीं, ऑप्शन है। दैट इज बाय द नेम इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक माने शेयर, अमेरिका में यूरोप में स्टॉक बोलते हैं, अमेरिका ने यूरोप में स्टॉक बोलते हैं शेयर्स को। सो एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन प्लान, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं है। ठीक है, सपोज वो शेयर खरीदता है तो वी से ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड एट अ प्राइस, सो इट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। 3 साल काम करना पड़ेगा, तो ये अब लिखना नहीं है ये कुछ, क्योंकि सम के अंदर ये सब आएगा डायग्राम। इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, कंडीशनल पीरियड है। यहाँ अधिकार प्राप्त होगा, तो आई यूज द वर्ड ऑप्शन वेस्टेड। अधिकार प्राप्त हुआ, वेस्टिंग माने प्राप्त होना। तो क्या एम्प्लॉय रात को 12 बजे चेक लेके आएगा? 3 साल हो गया मुझे दो, तो हम उसे और टाइम देंगे, मे बी 6 महीना 12 महीना, उसके अंदर वो डिसाइड कर दे कि भाई उसे शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सपोज शेयर बाजार में भाव गिरते 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 यहाँ 40 रुपया आ गया, पहले 150 था, गिरते गिरते 40 हो गया। अभी एम्प्लॉय डाउट करता है, अभी क्या करूँ, मैंने 40 में लिया और 30 के नीचे चल, अरे मैंने 30 में लिया कि 20 हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और समझो 40 का 50 हो गया तो फायदा हो गया। तो वो सोच रहा है अभी मैं क्या करूँ। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम उसे टाइम देते हैं, इसे 1 साल देगा। टाइम कंपनी के ऊपर है, पहले से नक्की होगा, इसके बीच में कभी भी खरीद सकता है। ये मेरी लास्ट डेट है, इसके बाद नहीं खरीद सकता। तो ये पीरियड को क्या बोले? एक्सरसाइज पीरियड, ऑप्शन एक्सरसाइज करने का पीरियड। सपोज कोई लोग बीच में ही भाग गए, हो सकता है ना, तो उसको देंगे बाद में। हम बीच में ही चले गए, काम ही पूरा नहीं किया तो कैसे देंगे? तो इसको क्या बोलेंगे पता? अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, चले गए, अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। थोड़े लोगों को मतलब अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन बोलते हैं मुझे नहीं खरीदना है, लास्ट डेट तक कंपनी ने वेट किया, उनको नहीं चाहिए, तो क्या बोलेगा?
वेस्टेड, ऑप्शन लैप्स्ड। ठीक है, ये 120 को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, आंतरिक मूल्य। किसका आंतरिक मूल्य है? शेयर्स का नहीं, अधिकार का। अधिकार की वैल्यू है ना, शेयर की वैल्यू तो 150 है, लेकिन मेरे पास सस्ते भाव में शेयर खरीदने का अधिकार है। वो अधिकार की वैल्यू कितनी है? 120 रुपया। अधिकार की वैल्यू तो 120 है। ठीक है, फर्स्ट डे जब कंपनी ने स्कीम अनाउंस किया, उसे क्या बोले? जिस दिन मैंने ये स्कीम अनाउंस किया उसे क्या बोलेंगे? ग्रांट डेट। मैंने स्कीम अनाउंस किया कि भाई आप 3 साल काम करो तो हम आपको शेयर सस्ते भाव में देंगे। कंपलसरी नहीं, ऑप्शन है आपके पास खरीदना। 3 साल आप कंडीशन पूरी करो, वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। बीच में कोई भाग गए तो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गया। इस दिन जो लोग ने काम पूरा किया, अधिकार प्राप्त होना, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन वेस्टेड। फिर भी मैं उसे टाइम देता हूँ, क्यों? पैसे का अरेंजमेंट करे, डिसीजन ले ले, शेयर खरीदूं या नहीं खरीदूं। ये पीरियड को क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। नहीं खरीदा तो ऑप्शन चला गया। ठीक है, ये सब मीनिंग है। अब काम की बात, अपने को क्या करना है? हम लोग कौन है? अकाउंटेंट, उनसे जी। हमको तो पूरा काम ही एंट्री करने का। तो बोलो मुझे क्या एंट्री करना है? आंसर, ये जो 120 रुपीज का खर्चा हुआ हमारी कंपनी को, शेयर सस्ते भाव में दिए, खर्चा तो हो गया। तो ये जो 120 का एक्सपेंसेस है वो क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा बोलो? एम्प्लॉय को टिकाने का खर्चा लगा, तो इसे एम्प्लॉय एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे हम सैलरी क्यों देते हैं? एम्प्लॉय को टिकाने के लिए, ताकि वो काम करे। हम ये क्यों दिया? ताकि वो काम करे। दैट मीन्स ये भी एम्प्लॉय का लाइक ए सैलरी बेनिफिट ही तो है एम्प्लॉय के लिए, कंपनी के लिए खर्चा है। हमको ये 120 रुपीज का खर्चा 3 साल में एक्सपेंस आउट करना है, वो हमारा टॉपिक है। 3 साल में कितना एक्सपेंस आउट करूं? 40 40 40। 3 साल में मुझे एम्प्लॉय का खर्चे को पीएनएल में डालना है, वो हमारा टॉपिक है। बताओ एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या एंट्री करूं? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। कोई लोग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखते हैं, चलता है। पहले ईयर में 40। टू क्या? टू कुछ नहीं दे तो नहीं रहा हूं, जो भी हमारे पास ही रखते हैं। तो हमारे पास एक रिजर्व में डाल देंगे, उसका नाम है ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये टाइप ऑफ रिजर्व है। दैट मीन्स मैं अकाउंट बनाता हूं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कॉम्पेंसेशन गायब कर दिया शॉर्ट में लिखने के लिए। एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 40 रुपया टू ESOP आउटस्टैंडिंग पहला ईयर में। फिर ये भी एंट्री कर दूं, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट बाय एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 40 रुपया। जब पहला ईयर खत्म हो गया, पहला ईयर खत्म हो गया, इधर सर्कल क्यों किया? नॉमिनल अकाउंट कहाँ चला जाएगा? इनफैक्ट तीनों साल में पीएनएल होगा। क्या बैलेंस शीट डीबीडी होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट है। बैलेंस गलती से लिख दिया तो टॉप सीक्रेट बैलेंस शीट में चले जाता है, जबकि वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका क्या करें? इसे क्या करें बताइए? बैलेंस शीट में आएगा। अब क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में आएगा। कहाँ? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, पहले ईयर में 40 हो गया, ब्रॉट डाउन। दूसरे ईयर में भी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन वो तो पीएनएल में चला जाएगा, इधर वापस आएगा ना। सेकंड ईयर में भी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस 80 रुपीज कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। तीसरा ईयर में भी वही आएगा, एक्सपेंसेस टू ESOP आउटस्टैंडिंग बाय एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। सो 3 साल जब काम किया तब ये अकाउंट में कितना पैसा जमा हो जाएगा? 120 रुपए जमा हो जाएगा ना, एम्प्लॉय का ये। सपोज 3 साल के बाद एम्प्लॉय बोलता मुझे शेयर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो कंपनी ये रिजर्व है कहाँ डाल देगी? जनरल रिजर्व में। 3 साल के बाद शेयर नहीं चाहिए तो क्या है? मत दो, कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में चले जाएगा। और एंट्री क्या कर दूं? ESOP आउटस्टैंडिंग जनरल रिजर्व, यदि नहीं चाहिए तो। ठीक है, यदि चाहिए तो हम यूज करेंगे। चलो 3 साल के बाद तुम एम्प्लॉय है,
मैं कंपनी हूँ, तुम्हें शेयर्स चाहिए, तुम मुझे कंपनी वाले को कितना पैसा ला के देंगे? ये एग्जाम्पल 30 रुपया ला के देंगे, ठीक है, तुम 30 रुपया ला के देंगे। मैं मेरे एंगल से सोचता हूँ, मैं कंपनी वाला हूँ, मेरा आंसर ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन आता है इंग्लिश एंड वर्डिंग एंड हिंदी भी ध्यान से सुनना। ये आएगा ना, मैं अंदर नहीं आता हूँ अभी, ये अभी तक जब भी बोला तो आया था क्या? हाँ, ओके। अब तुम भी सुनो, मैं कंपनी हूँ, तुमने 3 साल काम किया, एज पर द एग्रीमेंट मैं तुम्हें 30 रुपीज में शेयर देने वाला हूँ, कोई इशू नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, 3 साल के बाद मैं कंपनी वाला एम्प्लॉई को शेयर्स कितने में बेच रहा हूँ? दैट्स माय क्वेश्चन। तुम लोग को आंसर नहीं देना है 3 जन को, क्यों? अरे यार तुम तो सीनियर स्टूडेंट है, तुमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया इन लोग से, तुम यू कैन गिव द आंसर। चलिए आई रिपीट अगेन माय क्वेश्चन समझ में आया? मैं कंपनी वाला हूँ, हिंदी समझते हैं ना? कितने में शेयर्स बेच रहा हूँ एम्प्लॉई को? क्या जवाब है? चलो फटाफट बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। मतलब मैक्सिमम लोग 30 बोल रहे हैं, तुमको कुछ ऑल्टरनेटिव करना है? ये भाई साहब 150 बोल रहा है, कुछ खास वजह? वो उसमें डाल दिया ना आपने। ये 150 बोल रहा है, अभी तुम भी 150 पर आए, तुम भी 150, 30 वाले को बदली करना है जवाब। मेरा क्वेश्चन क्या था? मैं एम्प्लॉई को शेयर्स कितने रुपीस में बेच रहा हूँ? सही जवाब 150। कैसे पता है? 30 रुपया रोकड़ा, 120 का काम। काम भी तो दिया है ना उससे, मुझे 2 बातें दी है ना, फ्री में थोड़ी शेयर्स दे रहा हूँ, सस्ते भाव में थोड़ी दे रहा हूँ। पहली बात समझना, मैं शेयर्स उसे सस्ते भाव में दे ही नहीं रहा हूँ, मैं 150 का शेयर्स 150 में ही दे रहा हूँ, लेकिन 30 रुपया रोकड़े में ले रहा हूँ और 120 का काम ले रहा हूँ, तो शेयर्स तो 150 में ही बेच रहा हूँ। ये पहला पॉइंट समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, क्योंकि तुम ये टॉपिक समझेंगे तब समझ में आएगा कि टॉपिक रियली में क्या है। भले तुम बोलते थे अभी तक तुम मालिक है, तुमको अभी मालूम पड़ेगा। हर टॉपिक तुमने मेरे से पढ़ा है, सब बहुत सारे अंदर से नया नया पॉइंट निकला है, इसमें भी निकलेंगे, फंडामेंटली निकलेंगे, खाली इसमें तो निकलेंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअली निकलेंगे कि तुम पूरा फ्लूट में राइट जाते थे आगे आगे। एनीवे 150 में बेच रहे हैं, ये पहला पॉइंट है, बिल्कुल सही है। 30 रुपया रोकड़ा, 120 का काम, तो बताओ जर्नल एंट्री क्या करूं? वेरी सिंपल, 30 रुपया रोकड़ा, हाँ 120 का काम के पैसे कौन से अकाउंट में जमा कर दिया मैंने? विश्व का स्टडी में जमा किया, डेफिनेटली मैं वहीं से लेने वाला हूं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दुनिया इधर से इधर हो जाए, ये तो हमेशा फेस वैल्यू ही लिखते हैं, दुनिया इधर से इधर हो जाए तो ये फेस वैल्यू पर ही लिखते हैं। 150 रुपए में शेयर्स बेचा है जिसकी फेस वैल्यू तो 10 है, तो बताइए 140 क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। दैट्स ऑल। पूरा टॉपिक में एंट्री इतनी है, जर्नल एंट्री, एक एवरी ईयर ये एंट्री करेगा, एम्प्लॉई एक्सपेंस, यूज ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट पीएनएल में चला जाएगा, या बैलेंस शीट भी नहीं होगा, या बैलेंस जमा हो जाएगा। लास्ट में शेयर्स चाहिए तो ये एंट्री कर देंगे, शेयर्स नहीं चाहिए तो यूज ऑफ आउटस्टैंडिंग को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, खत्म, टॉपिक खत्म। चलो विद दिस बैकग्राउंड नोटबुक लिखो, टाइप 1 नोटबुक पे लिखो, टाइप 1 when vesting period is more than 1 year. Type 1, when vesting period is more than 1 year. मेरे पास तो बुक ही नहीं है। When vesting period is more than 1 year. कहाँ है पेज? इसमें शॉप की तरह 13, 14। आज हमारा 5th एंड द लास्ट डे है क्रैश कोर्स का। क्या बोले आप? एसी आई विल वेट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन 1 चेक करो। इनफैक्ट ये रेगुलर बैच एंड क्रैश कोर्स, ये चैप्टर में फर्क नहीं है, हम सब सम करते हैं रेगुलर में और क्रैश कोर्स में, दोनों में। क्वेश्चन 1 चेक करो।
पीछे जाने दो जब, इसको भी ऑफ करके ऑन करो, या 1 मिनट ऑफ कर दो, गर्मी हो जाएगी, फिर ऑन कर देना वापस। 1 मिनट ऑफ कर दो, 1 मिनट के बाद ऑन करना, 25 पर रखना। क्वेश्चन 1 चेक करो, फटाफट चेक करो। A company has its share capital divided into rupees shares of 10 each. 10 रुपए वाले शेयर्स है। It grants 500 options on 1499. 1499 में ग्रांट डेट है एट 40 में एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है 160। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर, 2.5 ईयर हमने कंडीशन रखा है। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, मतलब 2.5 ईयर के बाद हमारी स्कीम खत्म होती है, अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद और 1 साल देंगे, आप डिसाइड करो लेना है या नहीं लेना है। 150 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, बीच में कोई एक आदमी चला गया, उसका पैसे चले गए। 300 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुआ, 50 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए अभी तुमने हेडिंग लिखा क्या कुछ, व्हेन वेस्टिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, हम डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे और सम भी करते जाएंगे। बताओ जरा डायग्राम में क्या होता है। स्कीम कब अनाउंस हुआ है 1499, ग्रांट डेट 3 साल का पीरियड कब होगा 31 मार्च 2002। तुम 3 साल नहीं, सॉरी 2.5 ईयर है ना, ये 3 साल हो गया। तो एक काम करते हैं, ये पहला ईयर हुआ, ये दूसरा ईयर हुआ, और तीसरे ईयर के पहले इधर ना 1 ईयर 2 ईयर हाफ ईयर, कौन सी डेट होगी 30 सितंबर ना, विच ईयर राइट, 1 ईयर 1 मोर ईयर 6 मंथ। इसे क्या बोले, डेट का नाम बताओ, वेस्टिंग डेट। ये वेस्टिंग डेट है, ये मेरा ईयर खत्म है, और आगे होगा 6 महीना और है ना, 12 महीने का टाइम दिया है ना। ये क्या डेट लिखो इधर, इसको नाम देना है तो एक्सरसाइज पीरियड, और इसको क्या नाम दूं, इसको बोलिए वेस्टिंग पीरियड। चलो पहले इतना लिखो फटाफट, फिर जर्नल की लाइन। ओके, मार्केट प्राइस भी बता दो 160, एक्सरसाइज प्राइस 40। 120 का क्या नाम है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य, रियल वैल्यू। चले ठीक है, कुछ भी नहीं समझा फील फ्री टू आस्क। हो गया। अब मुझे बताओ पर शेयर ऑप्शन रादर कितना रुपीस मुझे ये 2.5 ईयर में डिवाइड करना है, एक्सपेंस आउट करना है। पर शेयर ऑप्शन 120 रुपया, करेक्ट। 120 रुपया हमको 2.5 ईयर में डिवाइड करना है ना। ओके, इसका नाम क्या है 120 का, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कभी कभी मैं उससे बोलता हूँ अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मैं अकाउंटिंग करने वाला हूँ, बट रुकिए, मुझे रियलिटी में जो एक्सपेंस आउट करना होता है 2.5 ईयर में, वो ये नहीं है रियलिटी में। लेकिन मुझे जो 3 साल में एक्सपेंस आउट करना है ना, रियलिटी में वो फिगर कभी हमको एग्जाम में नहीं देते। और आईपीसीसी लेवल फाइनल में वो फिगर हमेशा देते हैं, ये फिगर कभी नहीं देते। अच्छा,
तो रियलिटी में किसे ऑप्शन एक्सपेंस आउट करना होता है? अब बताओ, रियलिटी में किसे ऑप्शन आउट करना होता है? नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। किसको एक्सपेंस आउट करना है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है वो हमें कभी नहीं देते, बाय चांस दिया तो फिर उसे एक्सपेंस आउट करना होता है। इसे नहीं, ये काम का नहीं है मेरे लिए। फेयर वैल्यू ही है, समझो फॉर एनी रीजन मुझे दिया है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन 130 रुपया है, तो मुझे 130 रुपये को 3 साल में एक्सपेंस आउट करना है। मैंने 130 रुपये का काम किया है, उससे लिया है 40 रुपये वो रोकड़ा देने वाला है, तो उसका मतलब है मैं उसे 170 में दे रहा हूँ। सो किसे एक्सपेंस आउट करना है? फेयर वैल्यू। वैसे फेयर वैल्यू निकलती कैसे है रियलिटी में? बहुत सारे फैक्टर है। फाइनल सी में एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें हम ऑप्शन वगैरह की वैल्यू निकालते हैं। ये चैप्टर में नहीं है, हम तो दे देते हैं हमको एग्जाम में। वैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ कैसे निकलती है, एक सिंपल एग्जांपल जो हमारे काम का नहीं है, बट जस्ट आइडिया के लिए। जैसे आज का भाव 160, पता है धीरे धीरे 10% ऐसा भाव बढ़ते जाएगा, तो बहुत सारा फैक्टर होता है। कंपनी एस्टिमेट करती है कि भाई 3 साल के बाद भाव अंदाज से 200 होगा, लेकिन ये भाव तो 3 साल के बाद है, हम तो आज ही स्कीम दे रहे हैं। तो इसे सपोज हम डिस्काउंटिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग समझते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। तो आज का प्रेजेंट वैल्यू आ गया समझो 165, तो इसे मैं फेयर वैल्यू बोलता हूँ। समझ में मैंने क्या बोला? सपोज 3 साल के बाद, सपोज 3 साल के बाद 200 आता है, रुक जाओ, 3 साल के बाद 200 आएगा, ओके। लेकिन 40 रुपए तो मैं रोकड़ा लेने वाला हूं ना, 40 रुपए तो मैं रोकड़ा लेने वाला हूं। दैट मीन्स एम्प्लॉय को तो मैं 160 का फायदा दे रहा हूं, लेकिन वो तो 3 साल के बाद। तो आज हम डिस्काउंटिंग करते हैं, सपोज आज डिस्काउंटिंग करके से फेयर वैल्यू 150 आया, जस्ट समझने के लिए, तो मुझे 150 को 3 साल में एक्सपेंस आउट करना है। समझ में फेयर वैल्यू कैसे निकलती है? जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, बट हमको कोई काम नहीं है इसके लिए, ज्यादा टेंशन मत लो। खाली तुमको तो यही याद रखना है कि हमको एक्सपेंस आउट किसको करना है? फेयर वैल्यू को। लेकिन पेपर में समझो फेयर वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर जो वैल्यू दिया उसे ही एक्सपेंस आउट करेंगे। इट इज वेरी क्लोज टू फेयर वैल्यू, बट थोड़ा बहुत फर्क होता है, हमको करना नहीं है। पेपर में पहला चॉइस फेयर वैल्यू, वो नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू। हमको पेपर में फेयर वैल्यू देते हैं, आईपीसीसी में कभी नहीं देते। हमको सिखाया किधर था आईपीसीसी के क्लास में कि फेयर वैल्यू को ऑप्शन एक्सपेंस आउट करना। मैंने पहले ही बोला कि तुम सब राइट थे फ्लूक से, कॉन्सेप्चुअली नहीं, लेकिन वही टीचर जब फाइनल में जाएगा तब क्या बोलेगा? फेयर वैल्यू से एक्सपेंस आउट करना है, और ये भूल जाओ। चलते आगे, अभी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अभी हम एंट्री करेंगे, तुम भी लिखते जाओ। 1499 ग्रांट डेट, आंसर नो एंट्री। मैं अलग से एंट्री नहीं लिखा हूं, इसमें सब दबा देता हूं। नो एंट्री तो भी लिखा देता हूं ताकि आइडिया आ जाए। 1499 में ग्रांट डेट पर क्यों नो एंट्री? आज तो काम ही किधर किया है? अरे मैं तो एक्सपेंस कर रहा हूं ना, वो एम्प्लॉय ने जो काम किया उसका खर्चा बुक कर रहा हूं। पहले दिन कौन सा काम किया उसने? तो नहीं होता है। सो फर्स्ट डे कोई नहीं है। चलते आगे, एंड ऑफ द ईयर, हाँ पहले ईयर में एंट्री होगी। बताइए क्या एंट्री करूं मैं? एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बीइंग एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस फॉर करंट ईयर रिकॉग्नाइज्ड। करंट ईयर के खर्चे का हमने एंट्री कर दिया। फिर और एक एंट्री कर देंगे, ये जो एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस है वो कहाँ चला जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? पीएनएल में चले जाएगा, पीएनएल में चले जाएगा, उसकी भी एंट्री कर दो। और मत लिखना, इसको करना है स्पाइरल मेरे लिए, इसको एक एंट्री कर दो स्पाइरल। उसको बोलो एक पेज है ना पूरा डाल देना, नहीं इधर लास्ट में खाना थोड़ा मेरे को लिखना है इसलिए। दो पेज खोल कर जैसे कि आगे पीछे भी ठीक है। और सुनो ये ऐसा देखिए, वो वायर बोल दिया मैंने, कोई स्पाइरल करो। बोलो सेकंड एंट्री बताओ, फटाफट बोलो।
ठीक है, ये तो नंबर ऑफ ऑप्शंस वगैरह दिया है क्या? कितना? 500 ऑप्शंस ना, 500 ऑप्शंस है ना मेरे पास। ठीक है, अब सुनो जो तुमको ठीक से बताया नहीं आईपीसीसी में, बताया ठीक से नहीं, बताया ही नहीं है, ध्यान से सुनना। सो कॉन्सेप्चुअली यू आर रॉन्ग, बाय फ्लूक यू आर राइट। फ्लूक में इसके लिए राइट था कि वैसे क्वेश्चन नहीं था। अब हम यहाँ खड़े हैं, पता है मुझे एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी है, एंट्री तो कभी दी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना हमेशा, यहाँ खड़े खड़े कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ खड़े खड़े मुझे हमेशा अंतिम लक्ष्य पर देखना होता है। क्या? कि एंड में मेरे पास कितने एम्प्लॉई रहने वाले हैं। सपोज 500 आदमी है, समझने के लिए एक एक आदमी को एक शेयर देने वाला हूँ। 500 आदमी है, उसमें से 100 आदमी अपना मालूम है जाने वाला है, क्योंकि हर बिजनेसमैन को पता होता है ना, धंधा लेके बैठे हैं। सपोज तुम लोग इधर बैठे हैं, इधर क्या लग रहा है मुझे, तुम लोग सबका रिजल्ट मालूम होगा या नहीं मालूम होगा? क्या लग रहा है तुम क्या सोच सकते हैं तुम? मैं तुम्हारा सबका रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। कैसे? कुंडली निकाल के। अबे ज्योतिष वाली कुंडली नहीं, तो तुम्हारी पढ़ाई वाली कुंडली 10वीं से लेके अभी तक स्टार्टिंग होगा मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुमको देगा 10वीं में कितना परसेंटेज था, कौन से क्लास में जाता था, कितना ट्रैक रिकॉर्ड था, कितना आवर्स पढ़ता था, मम्मी ने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कितनी प्रीलिम दिया था, 11th में मैथ्स लिया था कि नहीं लिया था, अकाउंट लिया था, कौन से क्लास में जाता था, कौन से क्लास के टीचर ने अकाउंट पढ़ाया था, 12वीं में कितना परसेंटेज आया, वेकेशन बैच लिया था कि रेगुलर लिया था, कॉलेज में जाते थे या नहीं जाते थे, क्लास में कितना प्रीलिम दिया था, कितने मार्क्स प्रीलिम में लाए थे, कितने मार्क्स एनुअल में लाए थे, मैथ्स लिया था नहीं लिया था। फिर आते हैं सीपीटी पर, पहले अटेम्प्ट में पास हुए कि कितने में पास हुए, कितना मार्क्स लाए, कौन से टीचर ने पढ़ाया था, कौन से टीचर ने अकाउंट पढ़ाया था, कौन से टीचर ने मैथ्स पढ़ाया था। ऐसे पूरी कुंडली 11 से लेकर कितना आवर्स पढ़ते हैं, पूरी कुंडली निकालता हूं तो अभी क्या लग रहा है मैं तुम्हारा रिजल्ट प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाएगा? 100% राइट होगा मेरा आंसर, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन ही तुम्हारे से लिया है। मे बी माई असेसमेंट कैन गो राइट +-5%। धंधा लेके बैठा हूँ तो एग्जैक्टली यहाँ बिजनेसमैन धंधा लेके बैठता है। क्या लगता है 500 का 500 आदमी एंड तक रहेंगे? कितना भी अच्छा कंपनी हो, लोग तो भागने वाला ही है, उसको लेबर टर्नओवर रेट बोलते हैं। तो बिजनेसमैन को पता होता है व्हाट इज माय लेबर टर्नओवर रेट, 10% है, 5%, एट्रिशन रेट बोलते हैं, 25% है, मालूम होता है, धंधा लेके बैठते हैं। तो सुनना, अब मुझे जो 2.5 साल में एक्सपेंस करना है, सपोज 500 एम्प्लॉई है, क्या लग रहा है 500 एम्प्लॉई का एक्सपेंस आउट करूं कि जो आदमी एंड में रहेंगे, जिसका मैं शेयर देने वाला हूं, उसका खर्चा एक्सपेंस आउट करना है? क्या लग रहा है आपको? जो है ही नहीं, बीच में ही भाग गए, उनको तो कुछ देना ही नहीं है, तो उनको तो टिकाने का खर्चा ही नहीं लगा है मुझे। सो क्या लग रहा है किसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए? जो आदमी एंड में रहने वाले हैं। दैट मीन्स स्टैंडिंग ईयर हमको एस्टिमेट लगाना होता है एंड में कितना रहने वाले हैं, तो उसका एक्सपेंस आउट वर्क करना है। जैसे कि एग्जांपल पेपर में यहाँ दिया है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने पहले बोला तुमको सैंडी लगाया है। सपोज आपको दिया है कि करंट ईयर में 50 चले गए और 50 नेक्स्ट 2 साल में भागने वाले हैं। दैट मीन्स कितना आदमी एंड में रहने की पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इट्स एन एस्टिमेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा 5 कि 4? चेंज इन एस्टिमेट 5। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही है। मैं एस्टिमेट लगाता हूँ कि कितने आदमी रहने वाले हैं। जितना आदमी रहने वाले हैं
उसका खर्चा बुक करना होता है। एज्यूमिंग 400 आदमी रहने वाले हैं, एक एक को एक दे रहा हूं, तो फिर आप लिखना मत, तो पता है मुझे 400 ऑप्शंस का एक्सपेंस आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय दैट 2.5 ईयर। लेकिन सपोज मुझे पेपर में दिया ही नहीं है कि करंट ईयर में कितना भागे और कितना भागने वाले हैं, खाली इतना दिया है करंट ईयर में 50 भाग गए, 450 बताया 450, कितना भागने वाले हैं नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूं? तो आई हैव नो चॉइस, बट मैं एज्यूम करता हूं जो है वो रहने वाले हैं, तो फिर मैं 450 का कर देगा। सपोज करंट ईयर में एक भी नहीं भागे और ना आगे कितना भागने वाले हैं बताया है, तो मैं क्या करूं? तो मैं एज्यूम करेगा सबके सब रहने वाले हैं, मजबूरी में वही एज्यूम करेगा। अपने प्रॉब्लम पर चलो, खाल आगे का मत पढ़ना, यहाँ खड़े खड़े देखो क्या पेपर में कुछ बताया है कितने आदमी भागे और भागने वाले हैं? कुछ नहीं बताया है, तो मैं क्या एज्यूम करूं? सबके सब रहने वाले हैं, मेरी मजबूरी है, इधर फॉर्मूला भी लिखने वाला हूं। मैं एज्यूम करता हूं सबके सब 500 आदमी रहने वाले हैं, एक एक को एक ऑप्शन है, 500 ऑप्शन एंड में देने वाला हूं। मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 120 रुपया है, मतलब टोटल खर्चा 60,000 है, उसको मैं 2.5 ईयर से डिवाइड करता हूँ, उसमें से एक ईयर खत्म हो गया, आगे भी कुछ लिखने वाला हूँ बाद में। क्या आंसर आया बताइए, मेरा आंसर क्या आया? 24,000। हाँ 24,000 आया, तो मुझे 24,000 का बुकिंग करना है। सो कॉन्सेप्चुअली तुम कहाँ गाँव थे पता है? आपको कभी नहीं बताया था कि मुझे हमेशा अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देना है, और हमको कभी नहीं बताया था तुम्हारे टीचर ने कि एंड में कितना आदमी रहने वाला है वो अभी से एस्टिमेट करो और उसका खर्चा बुक करना होता है। तुम सब फ्लूक में क्यों राइट गए थे? क्योंकि तुमको कभी नहीं बताया था कि आगे कितना भागने वाले हैं। बताया होता था तो वांदे हो जाते, तुमको मालूम ही नहीं था इसका करूं क्या मैं। 50 आदमी भाग गए, 450 बचा, और 50 भागने वाले बोला होता था तो 400 का एक्सपेंस बुक करना है। कितने लोग को ये सिखाया था? तुमको तो मैंने ही सिखाया था। अरे वो तो मैंने ही सिखाया ना, मेरे छोड़ के मांगा था ना सैंडी, मतलब मैंने पहले ही बोला ना कॉन्सेप्चुअली यू वर रॉन्ग, बट बाय फ्लूक राइट क्यों थे हम लोग? कोई भागा ही नहीं था तो बच ही गए ना हम लोग। भागने की संभावना है अभी के एग्जाम में, बताएंगे आपको इतना भाग गए, इतना भागने वाले हैं, तो आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए ये वर्किंग तुम बाद में करेंगे क्योंकि मुझे उसके पहले भी कुछ लिखना है। तो आंसर आ गया 24,000। चलिए फटाफट लिखो, फर्स्ट ईयर इज ओवर। टेंशन मत लेगो तुम लोग, क्योंकि तुम सही जगह पर आ गए, वक्त अपने पहले ही डिस्कशन हो गया है, तुम सही जगह पर आए। तुम्हारे एक भी चैप्टर में एक भी पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया कवर, सो डोंट वरी, यू आर एट द राइट हेड। चलिए आगे, अब आ गए सेकंड ईयर। ये मेरा फर्स्ट ईयर था, आगे भी मैं लिखने वाला हूं कुछ भी। 31 मार्च, अभी कौन सा ईयर आया? 2002, करेक्ट। सेकंड ईयर आ गया, आया ना? ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर खत्म हो गया मेरा। नहीं, एक मिनट, ये कौन सा ईयर था? ये 1 था, सॉरी, ये 2000, बिल्कुल सही। अभी मैं यहाँ आ गया, चलो हेल्प मी आउट, ये लिख दिया। यहाँ खड़े खड़े क्या करूं? अंतिम लक्ष्य पर ध्यान दो। चलो मैं अभी भी लोग 3 जने पढ़े, हमको सब चैप्टर याद आ गया, याद आ गया ना? यही स्टाइल, अंतिम लक्ष्य पर ध्यान दो। कुछ भी हो जाए, हमको एग्जाम पास करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। एंड में कितना आदमी रहने वाले थे? क्या बोला है? कितना भाग गए, कितना भागने वाले हैं, यहाँ नहीं बोला है, वहां तक नहीं बोला, अभी भी देखो नहीं बोला है। तो क्या मानेंगे? सबके सब रहने वाले। यदि सबके सब रहने वाले हैं तो मुझे 500 ऑप्शंस का खर्चा बुक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन खर्चा। पहला चॉइस फेयर वैल्यू, वो नहीं होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो मेरे प्रॉब्लम में 120 है। अब ध्यान से देखेंगे, सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 60,000 आता है, इसको 2.5 से डिवाइड करता हूं तो पर ईयर आता है, लेकिन पर ईयर नहीं, उसमें से 2 ईयर खत्म हो गए, तो मुझे
2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो आंसर आया तो वो आंसर 48 है। सोच के बोलो 48 क्या है? 2 साल का क्यूमुलेटिव खर्चा। क्या बोला? 2 साल का क्यूमुलेटिव खर्चा। उसमें ऑलरेडी इन पीएनएल पहले कितना था? ऑलरेडी इन पीएनएल 24 था। ऑलरेडी इन पीएनएल 24 था। तो करंट ईयर का क्या होता है? 24 हो गया, एंट्री 24 से करेगा। और रुकिए, सपोज पेपर में ऐसे देते थे करंट ईयर में, ये पहले ईयर में तो कोई नहीं भागा है, मेरा आंसर हो गया। लेकिन सेकंड ईयर में बोला है 50 आदमी भाग गए और 50 और भागने वाले हैं, अभी मालूम पड़ गया। तो पता है मेरी सेकंड ईयर का कैलकुलेशन क्या होता था? 400 आदमी बचे, 50 भाग गए, 50 भागने वाले, मल्टीप्लाई बाय 120। क्या करूं? ये 48,000 2.5 ईयर का है। पहले मैंने अंदाज लगाया था कि 60,000 2.5 ईयर का है, लेकिन अभी मेरा अंदाज बदली हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 परमिट करता है। पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है? कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स मेकिंग एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन सब्सिक्वेंट पीरियड सर्कमस्टेंसेस कैन चेंज। द चेंज सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्स रिवीजन ऑफ योर अकाउंटिंग एस्टिमेट। यस, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता है। तो पता है मेरा 2.5 साल का खर्चा तो 48 हो गया। इफ आई डिवाइड बाय 2.5, 48 डिवाइड बाय 2.5 जो होता है कितना होता है? 19,200। उसमें से 2 साल पूरे हुए, दैट मींस यहाँ तक का तो 38 आया। 38 आया। ये 2 साल का कंबाइंड है। अभी क्या करूं इसमें से? 24 तो पहले ही आ गया है, 24 तो पहले ही आ गया है। तो अभी सिर्फ 14,000 जाएगा। अभी सिर्फ 14,000 की एंट्री होगी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं उसको। तो हमारे को ध्यान क्या रखना है? अभी बता मेरी फॉर्मूला क्या बनी? फॉर्मूला क्या बनी? नोइंगली और अननोइंगली बता। नंबर ऑफ ऑप्शंस लाइकली टू वेस्ट एट एंड। समझ में आया? दैट मींस कितना एम्प्लॉय बचेंगे, एक को कितना लाइकली टू वेस्ट एट एंड इनटू व्हाट? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन फर्स्ट चॉइस। वो नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मेरा टोटल खर्चा हो गया। ये टोटल खर्चा हो गया 2.5-3 साल का। डिवाइड बाय व्हाट? वेस्टिंग पीरियड। हाउ इज वेस्टिंग पीरियड? 2 ईयर, 3 इयर्स जो भी है, इनटू क्या? एक्सपायर्ड पीरियड। कितना साल खत्म हो गया? कितना साल खत्म हो गया? तो ये जो भी फिगर आएगा वो क्या मिलता है? वहां तक का टोटल खर्चा। क्या बोला? वहां तक का टोटल खर्चा माइनस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। या अब बाद में लिखने वाले हैं इन पीएनएल। ये हमारी फॉर्मूला है। ये जो भी फॉर्मूला है किसकी है? करंट ईयर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। किसकी फॉर्मूला? करंट ईयर में इतना जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ बता दीजिए, ऑलरेडी इन पीएनएल 24 था तो फाइनल आंसर 24 आ गया। चलो फटाफट लिखो, वो बाद में लिखेंगे। आई टेल यू, तो अभी लिखेंगे। चले कहा? अब वेस्टिंग डेट पर, लेकिन उसके पहले कुछ दिया है। उसके पहले कुछ दिया है। क्या उसके पहले?
डेट देखिए, अब मेरा थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर। टेक्निकली मेरा ईयर कब से कब तक है पता है? ईयर 1/4/2001 टू March 2। ये ईयर की डेट तो ये है ना, बस लिखने के लिए ईयर ये है। बता आपको ट्रांजेक्शन है, लिख दिया ना, ये सबने लिख दिया। वो वर्किंग बाद में करना, आई टेल यू तभी। डेट बताओ, फर्स्ट में क्या हुआ? अनवेस्टेड लैप्स हो गया, तो अधिकार प्राप्त कितना हुआ? 350 वेस्टेड हुआ। सोच के बोलो, जो 1501 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, उसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्यों? अरे पता, ऑटोमेटिकली एंड में एडजस्ट हो जाता है। जो आदमी भाग गए वो भाग गए, हम तो बचे हुए कोई 3 साल में एक्सपेंस आउट करते हैं। कुछ बात समझ में आया? अनवेस्टेड ऑप्शन की क्यों एंट्री नहीं हुई? ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द ईयर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। सो अनवेस्टेड ऑप्शन की एंट्री नहीं होती। हम तो जो एंड में रहने वाले उसी का एंट्री करते हैं, तो वैसे हमको क्या चिंता है कौन कब भाग रहा है। सो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स नो एंट्री। मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मैं तो सब एंट्री करवा रहा हूँ ना। नॉर्मली ये सब हम थियरी में लिखवाते हैं, इधर भी लिखवा दिया। चाय इतना जल्दी नहीं। अभी कितना बजा है? 11। तुम एग्जैक्टली 12 बजे आ सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली 12। लेट मत करना। चले, सो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स नो एंट्री। अब बताओ डेट वाइज कब एंट्री करूं? 30 सितंबर हो जाएगा। अब वो स्कीम पूरी हो जाएगी, अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो आप एंट्री मत लिखना। बट समझ में आ गया? अब स्कीम खत्म हो गई है तो बाकी का खर्चा भी तो लिखना पड़ेगा ना 6 महीने का। तो कैलकुलेशन करना होगा। मुझे कैलकुलेशन करके बता दो, कैलकुलेशन करके दो मुझे। कितने एम्प्लॉय को अधिकार प्राप्त हुआ? 350 ऑप्शंस। क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं देते हैं तो हम तो इंट्रिंसिक वैल्यू लेते हैं। इधर देखिए, ये जो मल्टीप्लाई किया आपने 42,000 आया, 350 इंटू 120 रुपया, ये 2.5 ईयर का है। पता है ना, ये तो टोटल है 2.5 ईयर। डिवाइड बाय व्हाट? 2.5 ईयर। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2.5 ईयर ओवर। तो यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ तक का कैलकुलेशन करता हूँ तो 42,000 आता है। लेकिन अभी क्या माइनस करूँ? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। कितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L था? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L कितना था? 24 प्लस 24 था ना। पहले ईयर में 24, दूसरे ईयर में 24, 48। तो आंसर आ गया -6। क्या है? माइनस आ सकता है। मोर नंबर ऑफ पीपल हैव लेफ्ट, मोर नंबर ऑफ पीपल हैव लेफ्ट, आंसर माइनस में आता है। ठीक है, बताओ सही एंट्री क्या है? पता है सही एंट्री जो पीएम रॉन्ग करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है? चेंज इन एस्टीमेट। ध्यान से सुनना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स मेकिंग एन एस्टीमेट based on circumstances at that point of time. So at that point of time 500 आदमी काम करने वाले थे, but subsequent period circumstances can change। 350 बचे। This change circumstances requires making revision of an estimate, and the amount due to revision of an estimate is to be considered a current year transaction to be recognized using the same classification। एक्सेप्ट वर्ड है एस आएगा। मतलब क्या? अरे भाई ये 6000 को करंट ईयर का ही ट्रांजैक्शन समझना है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन। अरे मतलब इसकी जस्ट आपको रिवर्स एंट्री मारना है। क्या आंसर मारना है? ESOP आउटस्टैंडिंग टू एम्प्लॉई एक्सपेंस। सही जवाब ये है, ESOP आउटस्टैंडिंग टू एम्प्लॉई एक्सपेंस। एम्प्लॉई एक्सपेंस P&L क्रेडिट में जाता है। याद करो बैड डेट फॉर्मूला हम लगाते थे 12वीं में। बैड डेट सेट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, कभी कभी ओल्ड आरडीडी माइनस में फाइनल आंसर आ जाता था। याद करो, फिर टीचर ने क्या बोला था? ये भगवान, अपना बेस्ट ईयर, बेस्ट फेवरेट टीचर, उसके जैसा आज तक किसने पढ़ाया नहीं है। याद है ना, बैड डेट सेट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी कभी कभी माइनस हो जाता था, तब हम ऑपोजिट साइड लिखते थे बाय एक्सेस आरडीडी। बिल्कुल सही करते थे, बिल्कुल सही करते थे। तो यहाँ भी तो वही हुआ ना, P&L क्रेडिट सही जवाब है। और यही बात हम फाइनल सी में सिखाएंगे
और फाइनल सीए के मॉड्यूल में सही तरीके से एंट्री किया है। एंट्री सही आंसर है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय एक्सपेंस पीएनएल में चले जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे आईपीसीसी के स्टडी मटेरियल में एंट्री नहीं किया। किसको पता है क्या किया एंट्री आईपीसीसी? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। गलत जवाब, गलत आंसर है। वो लोग देखो ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व किया है। हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? हम वही लिखेंगे जो आईपीसीसी के स्टडी मटेरियल में लिखे। अपने को कोई शिवाजी नहीं बनना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब में मैं लिखा देता हूँ। सही आंसर ये है, बट स्टडी मटेरियल में जो लिखा है वही एंट्री पास करेंगे। ठीक है, चलो लिखो, एंट्री लिखते हैं, वो बाद में लिखेंगे मैं बोलूँ तभी। सो एंट्री क्या करो? वैसे तो ईसॉप, अरे हाँ, ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू एक्सपेंस होता है, लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं अपना आईपीसी फाइनल में वापस वही करते हैं। मैंने जो बोला ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू एम्प्लॉय एक्सपेंस सही आंसर है। स्टडी मटेरियल में भी ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। रिमार्क, द अबव एंट्री is as per IPCC PM which we should write in exam. Which we should write in exam. Though correct answer is ESOP outstanding debit to employee compensation expense. ठीक है? दो करेक्ट आंसर इज ESOP outstanding to employee expense. यदि मैं करेक्ट लिखता तो फिर पीएनएल की भी एंट्री होती है, इसमें तो पीएनएल की एंट्री भी नहीं होगी। प्रॉब्लम है तो पीएनएल रॉन्ग हो जाएगा ना। पीएनएल करंट ईयर का पीएनएल होता है, मैं करंट ईयर में प्रॉफिट भी दूं। अरे करंट ईयर का पीएनएल तो करंट ईयर का पीएनएल होता है। तो फिर हम लोग सेल क्यों जनरल रिजर्व में लिखते हैं? मैं मानता हूं दोनों फ्री रिजर्व है, आई एग्री दैट पॉइंट, बट सही जवाब है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये जो मैंने इंग्लिश में बोला था ना, वो एग्जैक्टली पीएम के वर्ड है, जो कल पढ़ेंगे जो लोग भी पढ़ने आएंगे। Preparation of financial statement requires making an estimate of based on circumstances at that point of time, comma, subsequent period circumstances change, comma, change circumstances will require revision of an accounting estimate, comma, the amount due to change circumstances revision of an accounting estimate is to be treated as current year transaction to be recorded using the same classification. ये सब पंच लाइन है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसी कुछ पंच लाइन है जो अपने को रट्टा मारनी है, सीधा कॉपी कट कॉपी पेस्ट छाप देने का है पेपर के अंदर। समझ में आया? मेरे घर का कुछ नहीं है ये, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, ये तो पहली बार इंग्लिश में बोला पूरा। चलिए ये एंट्री हो गई, 30 सितंबर हो गया। मैंने पहले ही बोला था ना कि जो टॉपिक में तुमको जबरदस्त कॉन्फिडेंस लग रहा है, ये तो पूरी सैलरी थी, कॉन्फिडेंस ही ला दिया अपना तो फील है। बट घबरा मत, इतना ही, अभी आगे कुछ नया नहीं होगा। तुम सही जगह पर सही तरीके से पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो बैठा, ताकि फाइनल में ये एंट्री कोई टीचर करे तो ऐसा ना लगे कि पहला उल्टा करता था अभी उल्टा होगा। कॉन्सेप्ट ये लिखेंगे, अपने को तो पूरा आईपीसीसी का पीएम ही रट्टा मारेगा। अपने को तो एंट्री के अमाउंट तक मालूम है, 6000 इसमें माइनस सॉल्व क्या करने का है। बाय हार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1, बराबर है ना। आंसर पहले से मालूम था, मेरे को भी मालूम है, तुमको भी मालूम है। चलिए आगे, तो अभी इधर हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मार्च इधर आ गया, मार्च में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। देखो नहीं तो सपोज ये एक्सपेंस होता था, ये वाली एंट्री, तो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री एंड ऑफ द ईयर करता था, लेकिन इधर नहीं है। अब मैं यहाँ हो गया, अभी यहाँ आ गया, ये खत्म हो गया, अभी कहाँ हूँ, अब यहाँ आ जाएगा। 4th ईयर हो गया, वो लोग कुछ शेयर्स खरीद रहे, राइट। हम लोग डेट वाइज ज्यादा है, हियर यहाँ तक कोई, यहाँ तक हो गया, यहाँ कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने 12 महीने का टाइम दिया है। हम ये मानते हैं डेट देते तो ठीक है, नहीं तो हम क्या मानते हैं, हमेशा लास्ट डेट पे लोग खरीदते हैं। डेट दिया है क्या आपने को कभी कुछ ना? 30 जून दिया है ना, 300 ऑप्शन एक्सरसाइज किया, 30 जून इधर आ गया ना, 30 जून, एक्सरसाइज
300 एक्सरसाइज, वो बाद में लिखेंगे। बोलो डेट बोलो। अभी 4th ईयर हो गया। 30 जून 02। ऑप्शन एक्सरसाइज मैंने पहले ही एंट्री बता दिया था। पर शेयर बताओ, पर शेयर कितने में बेच रहा हूं? आंसर 40 रुपया रोकड़ा, 120 का काम। कहां पड़ा है 120 का काम? इसो पाउच श्रेणी में पड़ा है, इसो पाउच श्रेणी में पड़ा है। 120 का काम पर शेयर टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर 10 पर शेयर 10 रुपया प्रीमियम है, 150 10 रुपया कैपिटल है, 150 प्रीमियम है, क्योंकि मैंने तो 160 में बेचा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन सोच के बोलो कितना खरीदा है अभी राइट नाउ? खाली 300 300 300 300। ये हो गया 12,000, ये हो गया 26,000, ये हो गया 3,000, ये हो गया 45,000। तुमको तो पता है हर टॉपिक में से पढ़ने का अंदाज अलग है, हर टॉपिक पढ़ने का अंदाज अलग है। हम लोग फंडामेंटली कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद है। टॉपिक में पेपर में कुछ भी आने दो, कॉन्सेप्ट पता है तो हम सोल्व कर ही सकते हैं। इनफैक्ट फाइनल में हम लोग को कभी कभी ये जनरल रिजल्ट पूछते ही नहीं, प्रॉब्लम देते हैं, खाली बोलता है एवरी ईयर का खर्चा निकाल के दो, बस। वो मानते हैं एंट्री तो आती है, खर्चा निकाल दिया तो फिर बचा ही नहीं है ना कुछ भी, खाली उतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये देते हैं प्रॉब्लम पूरा, खाली कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। और अभी एक एंट्री और बाकी है। सोचो डेट वाइज मैं यहाँ हूँ, ये लास्ट डेट है। क्या सब लोगों ने खरीद लिया है क्या? नहीं। 50 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो जाएंगे, तो उसके पैसे कहाँ चले जाएंगे? जनरल रिजर्व में, पता है ना। 50 यहाँ आ गया 30 सितंबर। 50 वेस्टेड ऑप्शन, डेट क्या है? 2002। 50 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। यहाँ भी आप चाहे तो हेडिंग लिख सकते थे, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इधर लैप्स्ड, ईसॉप आउटस्टैंडिंग डेबिट। ये जनरल रिजर्व में ही जाता है, बाद में पीएनएल में नहीं जाता है। पता है पर शेयर कितना पैसा जमा किया? पर शेयर 120 पर ऑप्शन, पर ऑप्शन 120 जमा किया। 50 ऑप्शन का बताइए 6,000। पता है हो गया। ऊपर हेडिंग क्या लिखूं? कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज। हेडिंग फिर फॉर्मूला भी खास अच्छी तरह से लिखना, ये भी कर दो। फटाफट हम नेक्स्ट सम पर जाते हैं। जनरल से लेजर में नहीं बनाएगा, मैं एज्यूम करता हूँ जनरल से लेजर आती है। नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख लेना, टाइप करना गूगल में विजय सत्वा, वीडियो मिल जाएगा हाउ टू राइट जनरल इन द लेजर, जो हम सब ग्रेजुएट को कंपलसरी लिखवाते हैं। सब साइंस स्टूडेंट को कंपलसरी 3 बार लिखना होता है। कुछ में 3 वीडियो एफआईजेसी के बेसिक वीडियो। 50 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, एंट्री हो गया है हमारा। ये हेडिंग बोल रहा हूँ वापस से, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये वही बात इधर लिखी थी मैंने, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। चिंता मत करना, यू आर द सेफ एंड। तुमको अपनी क्लास का मटेरियल पढ़ना है, अपना प्लस उसका, तो अपने को कुछ भी हो जाए पास हो जाना है फर्स्ट डे में टाइम। अंतिम लक्ष्य पर ध्यान दो।
इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड ईयर तो मिटा भी सकता हूँ ना, जब भी ये सकता हूँ। इधर क्या लिखो तुमको ऑलरेडी इन पीएनएल कितना पहला साल है नील, पहले साल में तो पीएनएल में नील होगा ना। आपको ये फॉर्मूला नहीं समझना है, ये फॉर्मूला नहीं, ये प्रोसेस है। पहला टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, उसको टोटल पीरियड से डिवाइड करेंगे, कितना साल यूज हो गया कैलकुलेट करेंगे, जो पीएनएल में गया वो माइनस करेंगे। डोंट टेक इट एज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। प्रोसेस समझो, धंधा समझो, बिजनेस समझो, ऑपरेशन समझो, ट्रांजैक्शन समझो, एंट्री तो पीछे पीछे आएगी। Calculation of current year expenses to be recognized by heading है। Calculation of current year expenses to be recognized। हो गया? तो कौन सी क्लास का? अच्छा पढ़ा? नाइस। फिर फर्स्ट ऊपर ध्यान दो। तो सही जगह पर आया तो फ्लूक से एक पास हो गया, लेकिन एक पास ठीक है, फिर बीच में छोड़ दिया था कि तुमको इधर किससे भेजा? नोट्स से तो नहीं मिलता क्योंकि हम बहुत कुछ सिखाते हैं, पैसों में नहीं लिखाते, रेगुलर में भी दूर नोट्स पैसों को टाइम नहीं मिलता ना सिखाने, रेगुलर में सब कुछ मिलता है, रेगुलर में सीखा उसके फिर उनको नोट्स से पढ़ना होता है। हमारी नोट्स मास्टर पीस है, फाइनल वाले को कुछ लिखा है। हाँ क्या मास्टर पीस है, ऐसा नहीं कि अच्छा है। फाइनल में तो क्या होता है, बहुत गैप हो जाता है एक्चुअल क्लास एंड एग्जाम। 2 साल पहले IPC से पास किया तो मेरी ही सिर्फ नोट काम आती है और कोई कुछ नहीं मुझे काम आता है। बाकी सब हमारे दोस्तों क्लास में खाली सोल्यूशन मिलेगा, समझ ही नहीं आता कहाँ हो क्या आ रहा है। इनफैक्ट भले तुम्हारा 5 साल हो गया, यू डोंट हैव एनी इशू, तो 5 साल भी हो गया ना तो भी तुमको मेरा एक भी चैप्टर समझ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम तो यही समझते हैं ना पहले से पढ़ा है। कोई भी चैप्टर में ये नहीं मानता हूँ हमको कुछ भी आता है। अरे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या है वो भी बताया था, फिर जाके मैं आगे पहुँचा। उससे फायदा क्या है पता है, पूरा कंट्रोल चैप्टर का मेरे पास होता है। आई एम इन कंट्रोल ऑफ द फुल चैप्टर। No prior knowledge in any of the chapter is required. इनफैक्ट ये इस वक्त तो रेगुलर क्रैश कोर्स एक ही है, रेगुलर में भी यही होता है, क्रैश कोर्स में भी यही होता है। खाली रेगुलर में फिर मीनिंग लिखा था, ग्रांड डेट इज द डेट फॉर व्हिच दिस हैपेंस, तो वो नोट नहीं है, बाकी सब लिखी। वो नोट की भी जरूरत नहीं क्योंकि इधर ही आ जाता है मेरे केस में। तो चले आगे, एंट्री घर जाके करना, ले जाओ, अभी नहीं है टाइम मेरे पास। चलो फटाफट लिख दिया, स्टार्ट। क्या कर रहे हैं तुम लोग, ले जाओ, अभी नहीं है, घर जाके। नो वी डोंट हैव टाइम। आई एज्यूम करता हूँ कि हमको जर्नल से लेजर लिखने आता है, जो मैंने बनाया भी था। ऑलराइट, सोच के आंसर दो, तुम भी सोचो। क्या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, क्या अपने एम्प्लॉय को ये सब देना चाहिए? सिर्फ सॉफ्टवेयर में केस में क्या है, इनफैक्ट हम लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं ना, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां,
इसको हम क्या बोलते हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, उसका जो भी इनकम है 90% इनकम सॉफ्टवेयर से ही नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, नहीं तो क्या है, बॉडी शॉपिंग कंपनी है, लेबर जॉब सप्लायर है। हम बोलते हैं इंडिया में सॉफ्टवेयर में आगे है पर हम काम क्या करते हैं, लेबर जॉब, मैन पावर सप्लाई कंपनी आई है सब। अमेरिकन कंपनी को कोई प्रोजेक्ट के लिए आदमी चाहिए, वो इंडियन कंपनी को कांटेक्ट करेगा, से इन्फोसिस को बोलेगा इस प्रकार का प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका में ऐसे ऐसे आदमी चाहिए, एक सीनियर आदमी। इंडिया वाले बोलेगा इन्फोसिस, इंडिया में वो उसका पगार 5 लाख देते हैं। फिर उसके नीचे 2 आदमी, बोलता 2-2 लाख वाले हैं, उसके नीचे 2, 1-1, 5, 2, 7, 8, 9, 10 लाख हो गया, तो 11 लाख बिल हो गया टोटल। फिर इंडियन इन्फोसिस कैसे बिलिंग करेगी पता है, कॉस्ट प्लस 50%। 11 लाख एक्चुअल एम्प्लॉय का पगार है, प्लस 50% मेरा इन्फोसिस का मार्जिन, 16.5 लाख का बिलिंग करेगा। अब हम काम क्या किया, लेबर जॉब। तभी तो हम लोग एम्प्लॉय को टिकाना चाहता है। इनफैक्ट जब 3 महीने के बाद एनालिसिस आती है ना इन्फोसिस का रिजल्ट टीवी पर, उसमें पता है एक लाइन हमेशा वो लोग लिखते हैं एनालिस्ट, कि ये क्वार्टर में 10,000 आदमी ऐड हुए या 12,000 आदमी ऐड हुए। क्यों, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना आदमी ऐड हुए उतना कमाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमारा धंधा ही बॉडी शॉपिंग है। अब बताओ क्या लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी सब देना चाहिए? देना तो चाहिए, कंडीशन अलग होगी, और किसको देना चाहिए वो कंडीशन भी अलग होगी। किसको देना चाहिए आंसर, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड ये सब कंपनियां है ना, सबको नहीं देंगे इसको, एकदम टॉप मोस्ट 5, 10, 15 आदमी को। क्यों, वो लोग कंपनी चलाते हैं, वो नीचे वाले आदमी आएंगे जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उनको, दूसरा मिल जाएगा। बट सीनियर मोस्ट आदमी जाएगा तो कंपनी हिल जाएगी। सो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग वगैरह कंपनी ईसॉप सिर्फ टॉप मोस्ट आदमी को देना चाहिए। बट सॉफ्टवेयर में तो हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। सॉफ्टवेयर में छोटा आदमी को छोटा ईसॉप होंगे, बीच वाले को बीच वाला ईसॉप होगा, मीडियम को ज़्यादा ईसॉप होंगे। बट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग में ओनली टॉप मोस्ट को देना चाहिए। कोई लोग सबको देते, बात अलग है, जिसको मालूम नहीं है वो लोग। दूसरा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में कंडीशन था 3 साल काम करो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में वो कंडीशन नहीं होगी। 3 साल काम कर दिया, कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान करवा दिया तो अपना तो डबल बैंड बच गई, शेयर भी लेके गया, 200 करोड़ को घाटे में भी डाल दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज किसके पर कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉफिट पर होना चाहिए, या तो प्रोडक्टिविटी जो भी है, जो भी उनके लिए चाहिए वो होना चाहिए। कि भाई तुम 100 करोड़ कमा के दो, ठीक है 20 करोड़ का ईसॉप दे देंगे, मेरा क्या जाता है, तुम कमाएगा उसमें से दे दो। कुछ बात समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग वो टाइप की कंडीशन ईसॉप देंगे, बट खाली टॉप मोस्ट को देंगे रियल लाइफ में, एंड दैट टू कंडीशन डिफरेंट करेंगे, प्रॉफिट की रखेंगे, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्या मेरे जेब से देना है, तुम कमाओ, तुम लेके जाओ। क्या ये सब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सपोज ने कंडीशन दिया 200 करोड़ प्रॉफिट कमाओ लेके जाओ, तो एज ए कंपनी आई एम मोर हैप्पी टू गिव ईसॉप और नॉट हैप्पी टू गिव ईसॉप? अरे आई एम मोर हैप्पी टू गिव ईसॉप। क्यों, मैं तो चाहता हूँ सबको मिले, मेरे को कहा मेरे जेब से देना है, तुम कमा के लेके जाओ ना। सो आई एम मोर हैप्पी टू गिव ईसॉप, मैं तो चाहता हूँ मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये जो भी क्वेश्चन पहला है मुझे मालूम है तुमने सब अपने कोचिंग क्लास में किया था, सब लोग ने किया है। क्वेश्चन 3 भी कर रहा हूँ, सब लोग ने अपने कोचिंग क्लास में किया है। क्वेश्चन वही कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं अलग कर रहा हूँ, सबने किया है, सबने राइट किया है। तो सब लोग राइट फ्लूक से थे, कॉन्सेप्ट से रॉन्ग थे। राइट थे तुम लोग भी, बट अंडरस्टैंडिंग फ्लूक से राइट की, कोई भागे ही नहीं, राइट हो गए। चलिए आगे, क्वेश्चन 3। Choice Limited grants 100 stock options to each of its 1000 employee on 1 for 80 for 20 rupees. So 1 अप्रैल को मैं 1000 आदमी है मेरे वहाँ, एक एक आदमी को 100 ऑप्शन देने वाला हूँ। मेरी एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपया है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। द मार्केट प्राइस इज 50। कोई स्टूडेंट जब मैं पढ़ा रहा था ना, वो सोच रहे थे कि सब बाद में मार्केट प्राइस बढ़ता है तो क्या, जो तुम सोच रहे थे उसका आंसर सुनो। क्या सोच रही थी, बाद में मार्केट प्राइस बढ़ा तो क्या? घबराओ मत, तुम अकेली नहीं थी, पीछे भी लोग सोच रहे थे। आंसर
बाद में मार्केट प्राइस बढ़ता है तो मुझे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाव बढ़ा तो तेरा, भाव घटा तो तेरा, मेरी रिस्क में कोई लेना देना नहीं है। सपोज मैंने कोई डस्टर का भाव मैंगो का डस्टर का भाव नक्की किया, मुझे 50 डस्टर चाहिए, 10 रुपया पर डस्टर, लेकिन डिलीवरी आज नहीं चाहिए, 3 महीने के बाद, भाव फिक्स्ड। पेमेंट भी मैं 3 बजे के बाद करेगा, चाहे तो 5% एडवांस दे सकता हूँ, बट डिलीवरी भी मैं बाद में लेगा, पेमेंट भी बाद में करेगा। बाद में भाव 15 हो जाता है, मेरे को क्या करना है? भाव 8 हो गया, मेरे को क्या करना है? मैं तो 10 रुपये पर बंधा हुआ हूँ। सो यहाँ भी ग्रांट डेट पर हमारा एग्रीमेंट तो फिक्स हो गया, तो बाद में भाव बढ़ता है या घटता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, कंपनी का नहीं। कंपनी ने फिक्स प्राइस पर बेच दिया, कंपनी का प्रॉफिट लॉस तो पहले ही दिन पता चल गया। 150 का शेयर 30 में दे रहा हूँ, 120 का मुझे एक्सपेंस आउट करना है पहले दिन। भाव बढ़ा फायदा हुआ उसका, भाव घटा नुकसान हुआ उसका। कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो फ्यूचर प्राइस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। द मार्केट प्राइस आज 50 है, एक्सरसाइज प्राइस 20 है, इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य 30 है, जो मुझे एक्सपेंस आउट करना है। फेयर वैल्यू हमको कभी पेपर में नहीं देता है पीसीएस में। दिस ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 if the earning of choice is 16%। अर्निंग माने कमाई हिंदी में, यू डोंट वरी क्या फॉर्मूला बनती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कमाई का रेशियो अर्निंग रेशियो 16% है, तो हम ऑप्शन पहले ही साल में दे देंगे। मैं तो चाहता हूँ कंडीशन पूरी हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या, कोई वादा नहीं, स्कीम को आगे बढ़ा लेगा 1 साल। और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर इज 13%। पहले साल में तुमने अपना टारगेट 16% ले लिया, टेक द ऑप्शन। यदि नहीं पूरा किया, चलो और एक मौका देता हूँ, स्कीम को और एक साल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 2 साल का एवरेज मुझे 13% करके दो। ऐसा नहीं हुआ तो क्या, इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 इयर्स इज 10%। और 1 साल का चांस देते हैं, 3 साल का मिलाकर अभी एवरेज 10% कर दो। 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन March 9, 4000 लैप्स्ड ऑन March 10, 3400 लैप्स्ड ऑन March 11। 3 साल का हमको अर्निंग कमाई का रेशियो दिया है। 850 एम्प्लॉई एक्सरसाइज द वेस्टेड ऑप्शन विद इन ए ईयर, रिमेनिंग ऑप्शन वेर अनएक्सरसाइज एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ, पास्ट जर्नल एंट्री एंड सो ऑन। चलिए अभी मैं जो डायग्राम बनाएगा, क्या लग रहा है पहले से 3 साल का बना लूँ? मुझे कैसे मालूम है 3 साल? पहले से थोड़ी सपना है कि स्कीम 3 साल चलेगी, 2 साल चलेगी कि 1 साल। तो मैं तो एट ए टाइम 1 ईयर का ही आगे बढ़ाते जाएगा डायग्राम को। चलिए जर्नल स्टार्ट करो। जर्नल चॉइस लिमिटेड। मुझ पर तो तुम लोग सब लोग ने इफ यू डोंट रिमेंबर ये सब किया है। ये सब एकदम स्टैंडर्ड सम है, सिंपल सम है, सब किया है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। फर्स्ट ईयर यह है, क्या दिया है? उड़ीसा दिया 148 2 March 09। मार्केट प्राइस क्या थी? 50, एक्साइज प्राइस 20, 30 IV है 1408। ग्रांट डेट नो एंट्री याद है ना? ये लिखना भी नहीं होता एक्चुअली। चाहे तो ये सब वकील नहीं कर सकते, उससे अपने को कोई सब में फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहाँ? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हूँ, मैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हूँ। बोलो मुझे क्या सोचना है?
टारगेट पूरा हुआ या तो नहीं हुआ, बस मुझे तो इसी से मतलब है। सो बताइए टारगेट क्या है, टारगेट बताओ। 13% अर्निंग, 16। एक्चुअल क्या है 14%। टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट नॉट अचीव, तो क्या, तो क्या, स्कीम एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। स्कीम लिखना है कि प्लान लिखना है, एक ही बात है। स्कीम एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर मतलब मार्च 09 में क्या पता चल गया, स्कीम 2 साल की बन गई है, यहाँ खड़े खड़े ही 2 साल की बन गई है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक ठीक है। Target 16%, actual 14%, target not achieved, scheme extended by 1 year. बताओ क्या करूं अभी, मुझे, मैं यहां खड़ा हूं, क्या करूं, एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करूं। एंट्री तो सिंपल है, एम्प्लॉई एक्सपेंस टू ऑफ ऑप्शनिंग, एंट्री इजी है। कैलकुलेशन कैसे करूं, कैलकुलेशन कैसे करूं, मार्च 09 में खड़े खड़े अंतिम लक्ष्य पर ध्यान दो, ये मेरा 2 साल की स्कीम है। एंड में कितना रहने वाले हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में 1 लाख ऑप्शन है ना शायद, स्टार्टिंग में 1 लाख ऑप्शन है। कोई चले गए क्या करंट ईयर में, लेफ्ट है क्या, हाँ है पीछे दिया है 5000 चले गए ना, लैप्स्ड 5000 चले गए ना। तो बचा कितना है 95,000, अभी तो 95 बचा है। क्या आगे कोई सेकंड ईयर में कोई भागने वाले ऐसा दिया है, एक्चुअल भागे नहीं, यहाँ खड़े खड़े बोला है कि मैं अंदाज लगाता हूँ कितने भागने वाले, नहीं ये तो कभी नहीं दिया है, एक्चुअल भागे दिया है। बट यहाँ खड़े खड़े क्या मुझे बोला है कितना भागने वाले हैं, नहीं बोला है, तो हम क्या मानेंगे, सबके सब रहेंगे, सबके सब रहेंगे तो मैं कितने के लिए एक्सपेंस निकालूं, 95 के लिए निकालूं, 5 तो एक्चुअल चले गए, उसके लिए तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। दैट मीन्स अभी 95 बचे हैं, मैं मानता हूँ सबके सब रहेंगे। तो देखो एक्सपेंस कैसे निकालूं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस 95,000 ऑप्शंस। अभी बताओ क्या करूं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फेयर वैल्यू देते हैं तो फेयर वैल्यू से, वो नहीं दिया है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, कितनी है इंट्रिंसिक वैल्यू 30। सोच के आंसर देना, ये जो भी खर्चा है सोच के आंसर देना, कितना साल का है, 2 साल, स्कीम तो 2 ही साल की है, स्कीम तो 2 साल की है, 2 ईयर, 2 समझ में आया, into how many year over, into 1 year over। क्या ऑलरेडी इन P&L है कुछ, नहीं है, ऑलरेडी इन P&L नहीं है, नील है। तो बताइए मेरा फाइनल आंसर कितना आया, कितना 1420 25 1425 मेरी एंट्री से होगी। ये फॉर्मूला मत समझो, प्रोसेस याद रखो, कितना आदमी एंड में रहने वाला है, कितना ऑप्शंस रहने वाले हैं, भाव क्या है, टोटल कितना साल है, कितना ओवर हो गया, पिक्चराइज दैट वे। सो एंट्री बता दो अपनी, वही एंट्री तो वही है।
चले पच्चीस 26 का डेट है आज। बताओ अभी सेकंड ईयर क्या होगा? The year is 1409 to March 10. ऐसा डायग्राम हर टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग में एक ही बार बना दिया तो भी ठीक है, बट मैं तुमको समझाऊं एट ए टाइम पहले से नहीं बन सकता है। अब मैं मार्च 10 में आ गया। टारगेट कितना पता? 2 साल का एवरेज कितना चाहिए? 2 साल का एवरेज। बताओ एक्चुअल कितना है? नहीं, एवरेज कितना है? 14 + 10 ना, 12 परफेक्ट। तो क्या हुआ? टारगेट नॉट अचीव्ड, मिशन नॉट अकम्प्लाइज्ड। तो क्या होगा? स्कीम extended by 1 more year. स्कीम एक साल और बढ़ गई। सो खड़े खड़े मार्च 11 तक पहुंच गए हम लोग। अंतिम लक्ष्य पर ध्यान दो। एंड में कितना ऑप्शन लाइकली है? एंड में स्टार्टिंग में 1 लाख था, पहले ही कितना चले गए थे? 5000। क्या करंट ईयर में कोई चले गए हैं? 4000। तो कितना बचे हैं? या 91 बचे हैं। 91 बचे। अभी तो मेरे पास 91 है इधर। कितने मेरे पास? तो मेरे को 91 का खर्चा करना पड़ेगा। बुक एंड में कितना रहने वाला मालूम नहीं है। आज 91 है, कितना भागने वाले वो नहीं बताया, वरना वो भी देखता था। मुझे तो एंड में देखना है। चलो कैलकुलेट कर दो 91 का। 91 ऑप्शंस। प्रोसेस याद रखो, नॉट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। प्रोसेस सीखो। क्या एक का भाव क्या है? 30 रुपया। ये मेरा टोटल खर्चा है। सोच के बोलना कितना साल का ये? 3 इयर्स। कितना हो गया? 2 ईयर। ऑलरेडी इन P&L कितना है? 1425। बताओ आंसर। 395। ठीक है।
थर्ड ईयर, ईयर क्या है? थर्ड ईयर का ईयर क्या है? 1 for 10 March 11. टारगेट थ्री इयर्स एवरेज कितना? 10% ना? एक्चुअल 14 प्लस 10 लास्ट में कितना है? अचीव्ड आया ना? ऑप्शन वेस्टेड, अधिकार प्राप्त हो जाना, अधिकार प्राप्त हो जाना। अधिकार प्राप्त हो जाना। टारगेट 3 इयर्स एवरेज, एक्चुअल अचीव। कितने लोग करंट ईयर में भी भाग गए? कोई गए क्या? 25 35। तो कितना अधिकार प्राप्त हो जाएगा? कितना है वेस्टेड? वेस्टेड 5 4 9 3 12 13 87,500 ना? खर्चा निकालो। इसी चैप्टर है ये तो, इट्स सिंपल, कुछ नहीं है। एक बात सीखा नया खाली, एंड में अंतिम लक्ष्य ध्यान दो, दैट्स इट। बाकी चैप्टर तो एकदम इजी है हमारे लिए। तो अपना पीएम में होंगे, पता है ना कैलकुलेशन, कोई तो सब बड़ा सा समय नहीं, बता देंगे, कट कर देना, यही करके जाना है। क्या करूँ अभी मैं? 87,500 ऑप्शंस, एक एक ऑप्शन का खर्चा 30 रुपया, 3 साल का है, 3 साल खत्म हो गया। ऑलरेडी इन PNL क्या ये पहले ईयर में 1425 आया है, दूसरे ईयर में 395 आया है। यहाँ तक का आंसर हो, लेफ्ट वाला है 26 ओके, माइनस 1820 8,05,000। सही है, सही है। कभी हम दो छोटे छोटे समय वही स्टैंडर्ड चार्ट हम सब क्लास में मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करना तो वही वापस करेंगे डबल फिगर करके। इसके बाद हम लोग बाय बैक लेंगे। क्या लग रहा है, नया पपलू निकलेगा? पक्का निकलेगा। लेकिन फायदा ये कि एक बार इधर से सीख लिया ना, फिर तुम्हारी सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए, कौन सी डेट पर आया हम लोग? March 11। एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग 8,05,000 और उसकी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट to employee compensation expense
एडमिनिस्ट्रेटिव नाम है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। आप चाहे तो और कोई नाम भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। चले, अभी क्या हो गया, 4th ईयर। कितना टाइम दिया उनके पास शेयर खरीदने का? डेट दिया है क्या? 1 ईयर दिया है, तो 4th ईयर में लास्ट डेट पर देंगे ना। शेयर खरीदना है तो खरीदो, वरना घर पे चले जाओ, बरोबर ना। 4th ईयर कितने लोग ने एक्सरसाइज? 850 एम्प्लॉई वर्ड है, ईच 100 ऑप्शन एक्सरसाइज, बरोबर ना। 850 एम्प्लॉई लिखते हैं, 850 एम्प्लॉई एक्सरसाइज, मतलब 85,000 बोले ना अपन। कितना पर ऑप्शन? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा रोकड़ा, कितने पैसे का काम, याद आया? कितना पैसा रोकड़ा, 30 रुपीस 20 रुपीस रोकड़ा, कितने पैसे का काम? पर ऑप्शन 30 रुपीस, 20 रुपीस रोकड़ा, 30 रुपीस का काम। वैसे 85,000 क्यों लिखा? ये तो एम्प्लॉई है, एक एक के पास 100 ऑप्शन है, याद आया? 850 एम्प्लॉई है, एक एक एम्प्लॉई का 100 ऑप्शन है। टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलिए, 10 रुपया कैपिटल, 50 रुपया है ना, 40 रुपया। मल्टीप्लाई करके बताओ। कितना पैसा रोकड़ा, कितने का काम। वैसे स्टाइल में बोलते हैं तो याद रह जाता है। आ रहा है ना पूरा बोर्ड? सोनी फुल बोर्ड इज कमिंग ना, और वो नहीं आ रहा, राइट? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? अच्छा वो ये नहीं चाहिए मुझे। कौन सी लिखी मैंने? एक मिनट, 12 आएगी ना, बिल्कुल सही बोल रही है तुम। ये 12 है, 4th ईयर है ना, ये 12 है, वेरी राइट। 4th ईयर इज 12th ईयर, बिल्कुल सही है तुम। क्या ये मिटा दूं सब? ये वाला सब अभी तो मिट गया ना, अभी काम ही नहीं। एक एंट्री बाकी है लास्ट, सोच लो क्या। जो लोग को शेयर्स नहीं खरीदना है, अनवेस्टेड ऑप्शन लैब्स का वाला लो। पता है ना 87,500 वेस्टेड था, 85,000 एक्सरसाइज था, 2500 वेस्टेड ऑप्शन लैब्स। चलो लीजो में डाल दो। लास्ट एंट्री बाकी है, 2500 वेस्टेड ऑप्शन लैब्स हो गया। एक एंट्री कर दो इधर, 2500 वेस्टेड ऑप्शन लैब्स। बताओ, इसो का आउटस्टैंडिंग में बैलेंस है, कहाँ चला जाएगा? जनरल रिजर्व। कितना?
2500 ऑप्शंस याद है ना, एक एक ऑप्शन में कितना पैसा जमा हुआ था? 30 रुपया। पच्चीस ऑप्शन है, याद है? इधर देखिए, एडिसन फंड अधिकार प्राप्त हुआ था ना थर्ड ईयर में, उसमें से 850 एम्प्लॉई का कितना था? एक का 100 था ना, बोलिए 85,000। 25 ऑप्शंस कैसा है वो भी लिख डालते हैं। 87,500 में से 85 एक्सरसाइज ये वेस्टेड है। ये सब खत्म हुआ, अब छोटे छोटे दो सम बाकी है, वो भी कर देते हैं अपन। छोटे छोटे दो सम बाकी है, दिख रहा है ना बोर्ड की मैं बीच में हूँ। छोटे छोटे दो सम बाकी है, इसके बाद हम करेंगे बाय बैक। चले, सपोज कोई लोग सोच रहे हैं कि मैं एस का क्लास करूं या नहीं करूं। यदि सोच रहे हैं तो कर डालना, डिसाइडेड है नहीं करना है तो नथिंग टू वरी। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया सिखाने वाला हूं, खाली ये फायदा होता है कि हो जाता है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग न्यू आई हैव टू टीच। बट याद हो, पूरा पीएम के सब हम कर डालेंगे। न्यूमेरिकल है बोर्ड पर, थ्योरेटिकल है तो पढ़ के, बट नो प्रायर नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड। प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में उसकी नोट्स मिलेगी प्रिंट करके, सिंपल लैंग्वेज में जो आपको पढ़ना होगा। आपको वो नहीं पढ़ना होगा, तुम्हारे क्लास की कोई नोट्स पीट से तो काम नहीं आएगी, अच्छी होगी आई डोंट नो, बट फिर भी काम नहीं आएगी। सॉरी, बहुत सारे क्लास में ना एज ठीक से नहीं कराते, वो एंड में कराते हैं, तब तक तो स्टूडेंट भाग जाते हैं और टाइम हमेशा कम होता है, तो फिर वो पीपीटी लगा देते हैं या क्या क्या करते हैं पता नहीं है। द थिंग्स इनफैक्ट ऐसे एस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट के लिए भी नया है, इंपॉर्टेंट पहला देना चाहिए। आई डोंट डू लास्ट, आई डू इन बिटवीन। और रेगुलर में मैं लास्ट में नहीं लेता हूँ, बीच में लेता हूँ, फर्स्ट भी नहीं लेता हूँ, somewhere in between I take। मैं आईपीसीसी की बात करूँ, फाइनल में तो ऑफ कोर्स अलग स्टाइल होती है। चले लिखो नोटबुक में आगे, ये सब खत्म हो गया। ये अभी हमने जो भी पढ़ा था ना, ईसॉप था। इनफैक्ट जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है उसके ऊपर भी हेडिंग देना है तो दे दो, ईसॉप था। तो क्या ईसॉप के अलावा भी कुछ होता है? हाँ, क्या होता है? ESPP, ये क्या होता है? एम्प्लॉई लिखना स्टार्ट, स्टॉक परचेज प्लान, ब्रैकेट पे ESPP लिखते हैं। चलो ESPP पहले लिखना है, ESPP की बाद में लिखना है, पहले लिखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान, सिंपल है, छोटा सा है। लिखवाना स्टार्ट करें। ये मीनिंग नहीं मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, दैट्स ओके, अपने को तो एंट्री से मतलब है। स्टार्ट करें, लिखो। When company comes out for public issue etc. When company comes out for public issue etc. Employees are given share set. Employees are given share set, concessional rate. Then whatever concession is given to employee is recorded in employee compensation expenses account. Employee compensation expenses account. ठीक है, पता है इसका मीनिंग क्या है? अरे भाई मेरे को आज पब्लिक इशू निकालना है, मैं प्राइवेट कंपनी हूँ,
फर्स्ट टाइम पब्लिक इश्यू निकालना है। वैसे तो मेरा पब्लिक इश्यू की प्राइस 500 है, मैं एम्प्लॉय को 350 में ही देने वाला हूँ, तो कितने का कंसेशन दे दिया? 150। कोई वो वेस्टिंग कंडीशन नहीं है भाई, जो आज एम्प्लॉय उनको मिलेंगे, तो ठीक है 150 इंटू 150 का फायदा हो गया ना, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस। हम कहाँ लिखेंगे? एम्प्लॉय एक्सपेंस में लिखेंगे, एक ही एंट्री होगी, बैंक डेबिट एक्चुअल, इस ऑफ आउटस्टैंडिंग तो है नहीं, जो कंसेशन दिया है एम्प्लॉय एक्सपेंस में लिख दो, टू सिक्योर टू कैपिटल टू प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 4। First April 2010, a company offered, 1st April 2010, a company offered, start करें, 100 shares to each of its 500 employees at 50 per share. The employees are given a month to decide whether or not to accept the offer. The shares are issued under ESPP. E-plan shall be subject to lock-in and transfer for 3 years from grant date. जो एम्प्लॉय को सस्ते भाव में शेयर्स देंगे वो 3 साल तक बेच नहीं पाएंगे। हमको क्या करना है? बेचना है तो बेचो, वरना मत बेचो, मेरा क्या जाता है, अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द ग्रांट डेट इज 60 पर शेयर। वैसे तो शेयर बाजार में 60 है, इनफैक्ट आप शेयर बाजार में खरीदेंगे तो कल भी बेच सकते हैं, ओपन मार्केट प्राइस है। बट ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, the fair value of share issued under the plan is 56। तो देखो हमको क्या दिया गया है? फेयर वैल्यू दिया गया है, तो मुझे फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा। On 30 April 400 employees accepted the offer and paid 30 per share। ये 30 किधर से लिखा? नीचे 30 को 50 कर दो, 50 कर दो लास्ट लाइन, 50 पर शेयर, 50 में दिया है ना। आगे नॉमिनल फेस वैल्यू 10, रिकॉर्ड द इश्यू, एंट्री कर देते हैं। सुनो तुम नहीं थे तो हम क्या दिखा, कभी कभी कंपनी पब्लिक इश्यू वगैरह करती है ना, तो शेयर सस्ते भाव में देती है। जैसे 500 रुपये मेरा पब्लिक इश्यू प्राइस है, मैं एम्प्लॉय को 350 में ही दे रहा हूँ, 150 का कंसेशन दे रहा हूँ, वो कंसेशन इमीडिएटली एम्प्लॉय एक्सपेंस में लिखा जाएगा। वो 2-3 साल वाला प्लान नहीं है, झट मंगनी पड़ गया, बिना मंगनी पड़ गया, सीधा डायरेक्ट एंट्री दे दो। समझ में आया? तो एंट्री क्या करूँ? अपना प्रॉब्लम पड़ी है अभी, मार्केट प्राइस भले 60 है, एक्साइज प्राइस कितना है? 50। ये काम का नहीं है मेरे लिए। क्यों? मैं एम्प्लॉय को ये प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा हूँ, फेयर वैल्यू दिया गया है। हमको क्या दिया गया है? फेयर वैल्यू दिया गया है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 56। एक्साइज प्राइस 50, तो कंसेशन कितने का है? सिर्फ 6 रुपया। तो एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी। बताओ जर्नल क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट पर शेयर 50 पर शेयर, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना? पर शेयर 6 रुपीज। समझ में आया? 6 रुपीज टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ पर शेयर 10, और टोटल मेरी इश्यू प्राइस क्या है? 56, तो 46 क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। किस दिन ये एंट्री पास करनी है? अरे जिस दिन पैसा आएगा उस दिन। 30 अप्रैल कुछ है ना सर? विच ईयर? 30 अप्रैल 2010। हाउ मेनी शेयर? 400 एम्प्लॉई है, एक एक को 100 शेयर्स, 40,000 शेयर्स है, इंटू 50 मल्टीप्लाई करो। बताओ, 40,000 इंटू 50 बताओ, 20 लाख ना। फिर 40,000 इंटू 6, 40 इंटू 10, बोलो ये 1840। बीइंग लिखते जाओ तुम भी। शेयर्स allotted under employee stock purchase plan
और बाय द वे ये एक्सपेंस को क्या करूँ बाद में लास्ट में पीएनएल में जाएगा। ये ट्रांसफर एंट्री जनरली कब करते हैं? एंड ऑफ द ईयर। पीएनएल तो एंड ऑफ द ईयर बनता है। बीइंग एक्सपेंस इज ट्रांसफर्ड। Being expense is transferred. इसके बाद हमारा आखिरी सम इतना ही है ना कि और कुछ है? याद करिए। पाँच मिनट के लिए बंद करो फिर चालू कर देना। कितना पर है? 24-25 पर रखना, उससे नीचे मत जाओ। कितना पर है? हाँ ठीक है, बंद करो फिर चालू कर दो। ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है? हाँ तो बंद कर दो ना 5 मिनट के लिए। कितने पर रखा? क्या मैं क्लियर? मिटाओ, चलो आगे लिखो, आगे लिखो। ESOP type 2, ESOP type 2, ESOP type 2 when vesting period in the same year. ESOP type 2 when vesting period in the same year. When vesting period in the same year. मतलब हम ESPP नहीं है, ESOP पर आ गए वापस। When vesting period in the same year, मतलब क्या? वो end of the year कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, पहले ईयर में दे दो। तो क्योंकि मुझे पहले ईयर में दे दिया है, तो जितना एम्प्लॉय ने लिया उसका ही खर्चा लगा, जिसने लिया ही नहीं है उसका खर्चा ही नहीं लगा। देखो, here entry is passed, here entry is passed directly on the date of allotment for the actual number of shares allotted. I'll give you, मेरे पास पावर बैंक भी है। नहीं वाला चार्ज हाँ, अब वापस बोलता हूँ। Here entry is passed, आगे क्या लिखा? Directly on the date of allotment for actual number of shares allotted. For actual number of shares allotted. Similar to ESPP above. Similar to ESPP above.
factual number of shares allotted similar to ESPP above. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट कर दो। Should I start? सोनी तो लिख दिया, can I start? Okay, a company has its share capital divided into shares of 10 each. On 1st April 2010, it granted 10,000 employee stock option at 40 when the market price is 130. पता है ना, अरे भाई मार्केट प्राइस 130 है, मेरी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 40। किस दिन ये मैंने दिया है? 1st April 2010। 10,000 ऑप्शन है। The option were exercised between 16 December to 15 March। तो सोच के बोलो 16 दिसंबर क्या हो गया? ये वेस्टिंग डेट हो गई और 15 मार्च लास्ट डे हो गया। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज डेट हो गई, ये एक्सरसाइज पीरियड हो गया। और इनफैक्ट मेरा ईयर एंडिंग क्या है? ये तो मेरा ईयर एंडिंग है। तो आप देख सकते हैं जो लोग ने शेयर लिया उसका ही खर्चा लगा, शेयर ही नहीं लिया तो किधर खर्चा लगा। सो 1st अप्रैल को मैंने ग्रांट डेट है, सेम ईयर में वेस्टिंग डेट भी है। जिसको खरीदना है 15 मार्च तक ले लो, बाकी भूल जाओ। फिर क्या होगा? द एम्प्लॉई एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली फॉर 9500 शेयर्स रिमेनिंग लैप्स। तो कितना एक्चुअल अलॉट किया? ओनली 9500। सो डेट क्या होगी? वही 16 दिसंबर टू 15 मार्च के बीच में। ऐसे तो लास्ट डेट भी चलता है, एस्यूमिंग सब लास्ट डेट पर ही करते हैं। बोलो कितना अमाउंट लिखूं? 9,500 ऑप्शन। अपना तो रूल सिंपल है ना, कितने में बेचा? पर शेयर 40 रुपया। कितने का काम? फंडा तो वही है, 130 में दिया। फेस वैल्यू बताओ, दिया है क्या? नहीं है तो 10 ले लो। प्रीमियम बताओ 120। हाउ मेनी शेयर्स इन नंबर? लिखना स्टार्ट करो। कितना है टोटल बताओ? राइट है क्या है? बताओ एम्प्लॉय एक्सपेंस बताओ क्या ये? ओके, बात पे डेट लिखनी है तो आप लास्ट डेट भी लिख सकते हैं, एज्यूमिंग सब लोग लास्ट डेट खरीदते हैं। बट वैसे तो कोई भी हो सकता है, वैसे तो डेट कोई भी हो सकता है, बट वी एज्यूम ऑलवेज लास्ट डेट पर ही हम फॉर्म भरते हैं एग्जाम का। हमारे वहाँ ग्रुप 1 के क्रैश कोर्स में थी एक स्टूडेंट, क्या ट्रेजेडी हुई उसके साथ, बेचारी फॉर्म भरना ही भूल गई, एग्जाम फॉर्म भरना ही भूल गई। जब ये टाइम तो 2-3 मौका मिला था हमको फॉर्म भरने का। अच्छी स्टूडेंट। इसके साथ बाय हमारा ईशॉप की कहानी खत्म हुई। तुमको तो नया फाइल बनाएंगे, लिख रहे तो लिखने दो जरा। आई होप तुमको मजा आया है ईशॉप पढ़ने में। मजा आया ना? ऐसा नहीं लगा अलग स्टाइल से पढ़ा, अलग अंदाज में पढ़ा, सही तरीके से पढ़ा। मजे की बात तो ये है। ऑलराइट, अब तुमको बायबैक देखना है नेक्स्ट एपिसोड के पहले। वैसे बोल दो लुक एट द नेक्स्ट वीडियो। यस, बंद कर दो इसको।